if you find it. I've been too much on your. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं कि विच इज़ द मोस्ट फेमस स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। सबसे ज़्यादा फेमस स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग कौन सी है। तो हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि 1960s to 200 तक, मतलब अभी तक 1960s से चली आ रही है, वो सबसे ज़्यादा फेमस स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग है, जो कि HLL, हाई लेवल लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रामिंग इज़ द मोस्ट फेमस स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग पैराडिग्म क्या होते हैं। ये अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड और ऊप, ये 3 स्टाइल में होते हैं। उसके बाद हम आते हैं अनस्ट्रक्चर्ड कौन से होते हैं, जिसमें अपन जो प्रोग्राम की बॉडी है वो एक ही कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, मतलब एक ही कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रोग्राम की बॉडी पूरी लिखी जाती है। दिस इज अनस्ट्रक्चर्ड। उसके बाद आता है अपना स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि अपने डिफरेंट सब प्रोग्राम्स आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट सब प्रोग्राम्स आ जाते हैं, जैसे सब प्रोग्राम नंबर 1, 2 and 3, या फिर इनको फंक्शंस भी बोल देते हैं, इनको अपन रूटीन्स भी बोलते हैं, मॉड्यूल्स, मेथड्स, प्रोसीजर, ये भी, मतलब ये सारे इनके नाम से, इसे सारे इनके नाम हैं। उसके बाद इन अनस्ट्रक्चर्ड और इंस्ट्रक्चर्ड स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग के भी कुछ लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस है, जो कि मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। कि अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज। ये डिफ़िकल्ट टू मैनेज इसलिए है क्योंकि अपन इसको एक ही कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डीबग। अब मैं इसमें आपको ये दोनों के मीनिंग बताऊंगी। इसमें क्या होता है कि एक ही कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपकी पूरा प्रोग्राम स्टाइल लिखा रहता है, तो उस पर क्या, प्रोग्राम की बॉडी लिखी रहती है। फिर तो उसके कारण क्या होता है कि जैसे कोई भी एरर निकलता है पूरे प्रोग्राम में, तो पूरे इतने बड़े प्रोग्राम में ढूंढने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। और जैसे ही अपन यहाँ पे देखेंगे स्ट्रक्चर्ड स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें क्या होता है कि फंक्शंस पे डिवाइड होते हैं, तो इसमें डिफ़िकल्ट टू डीबग जैसी इसमें डिफ़िकल्ट टू डीबग जैसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर्ड में एक लिमिटेशन है, जो कि फ्री फ्लो ऑफ डाटा, इसमें ये लिमिटेशन है। उसके बाद आते हैं उप स्टाइल में क्या होता है कि उसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक प्रोग्राम होता है जिसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में उसकी प्रोग्राम की बॉडी लिखी हुई रहती है। इसमें क्या होता है कि इसमें हायर प्रायोरिटी डेटा को दी जाती है एंड लेस प्रायोरिटी फंक्शंस को दी जाती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि लैंग्वेज सी के बारे में, जो कि डेनिस रिची ने इन्वेंट करी थी इन 1972 इन बेल लैब्स ऑफ USA। उसके बाद ये स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या स्ट्रक्चर्ड स्टाइल क्या कहलाता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद ये लैंग्वेज इन्वेंट होने के बाद दूसरी लैंग्वेज इन्वेंट हुई, जो कि मतलब डेनिस रिची के जो कलीग थे बेजर्ने स्ट्रस्ट्रप, उन्होंने लैंग्वेज को बेल लैब में ही USA में ही इन्वेंट करनी चालू की 1972 में। उसके बाद वो ऐसी लैंग्वेज बनाना चाहते थे कि जो सारे लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेजेस है, वो नेक्स्ट जो लैंग्वेज है 1972 में उन्होंने बनानी चालू करी, वो फुलफिल करेगी। तो उसका नाम सबसे पहले यहाँ पे सी विथ क्लासेस रखा गया, जहाँ पे क्लासेस किससे एसोसिएटेड है, विथ ऊप्स कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो अपन ने सी लैंग्वेज बनाई थी उसमें सिर्फ स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जिसमें ऊप्स जैसा कॉन्सेप्ट नहीं आता है, मतलब ना उसमें ऑब्जेक्ट्स आते हैं ना ही उसमें क्लासेस आते हैं। इसलिए इन्होंने इसका नाम सी विथ क्लासेस रखा है, बट ये बहुत बोलने में बहुत बड़ा था और बहुत ज़्यादा बड़ा नेम था, तो इसलिए उन्होंने उसके बाद 1985 में इसका नाम C++ रखा। यानी यहाँ पे प्लस प्लस मतलब क्या होता है कि प्लस प्लस इंक्रीमेंटेशन के लिए या इंक्रीमेंट के लिए यूज़ होता है। तो ये C++ इसलिए रखा गया क्योंकि ये C से अच्छी है। ये मतलब मैं ये नहीं कहूँगी, अरे यार, इसका नाम C++ इसलिए रखा गया क्योंकि ये सारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो सारी लिमिटेशंस है, उसी सी की कवर करती है, इसका यहाँ पे C++ रखा गया। उसके बाद जो C++ है इज़ अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। जो C++ है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है, और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज क्या कहलाती है वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगी।